मेरा नाम है अदिति शुक्ला और हम अपने शो जिसका कि नाम है ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी, उसके दूसरे एपिसोड में आज आप सबके साथ हैं। कानपुर के एक ऐतिहासिक प्लेस जिसको बिठूर नाम से जानते हैं, और बिठूर में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसका नाम है आरोह। तो ये आरोह कहाँ से बना, कहाँ से आइडिया आया, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं उमेश पालीवाल जी, और मैं चाहूँगी एक बार ज़ोरदार तालियों से हम सब स्वागत करें सर का। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये उमेश पालीवाल से डॉक्टर उमेश पालीवाल कैसे हो गए? सबसे पहले तो मैं सभी का आह्वान करना चाहूँगा, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम एवं छोटों को स्नेह। जो आपने कहा डॉक्टर कैसे बने, वैसे तो बचपन से मेरी इच्छा तो डॉक्टर बनने की थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसी समय भी आ गया जिसमें लगा कि शायद कुछ तक प्रॉब्लम आएगी बनने में, लेकिन वो ईश्वर जो चाहता है वो करा लेता है। वही हमारी भी स्टोरी है। बेसिकली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के थे। हम लोग 3 बहनें और 1 भाई थे हम। जो फादर मेरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यहाँ पे जॉब करते थे। जो 1962 में जब चाइना का वार हुआ तो उस समय उन्होंने ज्वाइन किया था डिफेंस को। फिर एक नॉर्मल रहते हैं कि शास्त्री नगर जो कानपुर का है, कह सकते हैं श्रमिक कॉलोनी ही कहेंगे उसको, उसमें मेरा जीवन यापन हुआ। लेकिन चूँकि संस्कार अच्छे थे तो सोच भी अच्छी थी, तो शुरू से किसी तरीके से अपने मन में अब क्यों बनी आई भावना, ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ डॉक्टर बनने की इच्छा आई। जो कि लगता समाज में डॉक्टर की काफ़ी इज्जत होती है, कुछ करने को होता है समाज में। दूसरी जो संस्कार की बात करें तो मेरा जो है जो सबसे पुरानी मेरी याददाश्त है इस मामले में, खासकर संस्कार के मामले में, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 अप्रैल 1965 है। तो 1971 में, यानी जब मैं मुश्किल से 5.5-6 साल का था, उस समय एक तो मेरा पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जो गायत्री परिवार के प्रणेता हैं, उसके संस्थापक हैं, उनसे मुलाकात का या उनके दर्शन करने का मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ झांसी में। लेकिन लकीली उन्होंने जो है वो तीनों भाई तो बाहर थे, गांव की खेती बाड़ी भी थी, तो उन्होंने शायद प्रैक्टिस में जो भी हो, क्योंकि आजकल प्रैक्टिस करना भी आसान नहीं होता, जो दंड फंड थोड़े से होते हैं गांव वालों में, वो शायद वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने प्रैक्टिस बहुत मिनिमल कर दी, क्योंकि जो आता था वो नंबरदार पैर छुए, वो पैसे वैसे थोड़ा बहुत दे के काम चला लेते थे। तो वो उनको अंदर गट्स नहीं थे कि पैसे कैसे लोगों से वसूल लिए जाएँ। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट खेती में आ गया और ट्रैक्टर वैक्टर लेकर उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की। वो तो वो एक प्रकार से डॉक्टर कम कृषक ज़्यादा हो गए। तो ये बैकग्राउंड थी हमारी। लकीली मेरी माँ दादी, जो कि मैं बहुत उनसे स्नेह हमको प्राप्त हुआ, दादी का, बाबा का भी मिला है, तो दादी और हमारे ताऊ जी, तो गायत्री परिवार के कह सकते हैं जो सबसे पहला प्रोग्राम था वो जो था 1958 में पहला बड़ा प्रोग्राम हुआ था, सहस्त्र कुंडी यज्ञ हुआ था मथुरा में। उससे उस संस्थान की नींव पड़ी थी। तो मेरी दादी और ताऊ जी दोनों को, ताऊ जी हमारे सामने बैठे भी हुए हैं, यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो वो दोनों लोग जो उस प्रोग्राम में उपलब्ध थे। ये ऐतिहासिक बात थी, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग रहे होंगे, है ना, जो संस्था से जुड़े हुए थे। बाकी तो आम पब्लिक प्रोग्राम आती है। इस तरह झांसी में हमारे गुरुदेव से हमारे साक्षात दर्शन हुए। तो वहाँ पे जो है, जैसा कि स्टोरी भी छोटी उसकी स्टोरी भी है, उस समय जितने लोग घर में थे सब लोग जो है माला लेके आए थे देने के लिए, उनको चढ़ाने के लिए। गलती से एक माला कम थी, तो मेरी छोटी बहन है, तो मैं भी बताया ना, 3 सिस्टर हैं, 2 बड़ी हैं, एक मैं हूँ, फिर नंबर 3 में मेरी सिस्टर है। तो उसने माला पहले पहना दी, मैं रह गया, तो मैं रोने लगा गुरुजी के सामने कि गुरुजी मुझको तो माला मिली चढ़ाने के लिए। तो उन्होंने मेरे को तो ऐसे उठा लिया और बोला फिर ले तू मेरे को फूल दे, फूल ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने फूल अर्पण किए। मेरी स्कूलिंग जो है शुरू से कानपुर में हुई है। हमारा पांडु नगर में ही शिशु निकुंज नाम का, कहते तो इंग्लिश मीडियम उसको है, लेकिन बेसिकली इंग्लिश अच्छी पढ़ाई जाती थी। मीडियम तो हिंदी था वो, लेकिन कहते थे इंग्लिश मीडियम है। जी। तो उसमें मेरी स्कूलिंग हुई 5th तक। फिर यहाँ का जो सबसे अच्छा हाई स्कूल था वो रामकृष्ण मिशन, RK मिशन स्कूल सबसे अच्छा माना जाता था उस समय। तो उसमें कंपटीशन होता था, उसके लिए पहले टेस्ट देना पड़ता था, तब जाकर के उसमें एडमिशन मिलता था। तो मुझको जो है उस समय मुझको बुखार भी आ गया था, टाइफाइड शायद हो गया था मेरे को, और हमारे घर में ही ऊपर एक बंगाली डॉक्टर रहते थे, उनका हमारा इलाज हुआ था। तो उस बुखार में भी मैंने टेस्ट दिया और ईश्वर ने साथ दिया और मुझको वहाँ पे एडमिशन मिल गया। अरे वाह, कौन सी रैंक आई थी सर? रैंक तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं कभी रैंक के चक्कर पड़ा नहीं बेसिकली। मेरा था कि जो टारगेट है वो अचीव होना चाहिए, रैंक से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह मेरा जो है उस अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया।
फिर मैंने वहाँ हाई स्कूल तक पढ़ाई की। वहाँ भी यही था, मैं मतलब बस खाली एक मीडियोकर कह सकते हैं, जो मिडिल लेवल होता है, ना ऊपर ना नीचे, बीच की स्टेज में हम अपनी क्लासेस अटेंड करते रहे। और शुरू से खेल में भी इंटरेस्ट था, सोशल सर्विसेज में जैसा बताया मैंने इंटरेस्ट था मेरा। तो इस तरीके से हमारी जर्नी थी। तो जब मैं इंटर भी मैंने BNSD से किया, फिर हाई स्कूल करने के बाद में वो भी सबसे अच्छा माना जाता था BNSD इंटर कॉलेज। इंटर करने के बाद हमारा था कि हमको जो है मेडिकल में जाना है। तो उस समय कुछ हमारे, जो कि बताएं, मेरी 3 बहनें थीं, 2 बहनों की शादी भी करनी थी, तो फाइनेंशियल स्टेज अच्छी नहीं थी। और कह सकते हैं कि घर वालों को उतना कॉन्फिडेंस भी तक मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, क्योंकि उस समय सिर्फ विरोध नहीं किया। हाँ, इसमें मत जाओ, नहीं, वो ऐसा हुआ बेसिकली। उसमें हुआ ये कि चूंकि यूपी में सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज थे उस समय, तो मेडिकल में आना बहुत टफ था उस समय। मतलब बहुत कम लोग जा पाते थे मेडिकल में। सिलेक्शन इंजीनियरिंग में तो आसान था, लेकिन मेडिकल में टफ हुआ करता था, हमेशा टफ रहा है, लेकिन उसमें और टफ था। तो मेरी इच्छा तो थी करने की, लेकिन वो फाइनेंशियल भी उतना लगा फादर को कि शायद हम उतना अच्छी कोचिंग वगैरह नहीं करा पाएंगे, या पढ़ाई भी महंगी मानी जाती थी उस समय मेडिकल की, क्योंकि बुक्स बहुत महंगी आया करती थी। वो था कि उस समय सरकारी नौकरी बड़ी बात मानी जाती थी। उनको लगता था कि नहीं, मेडिकल करो तुम, लेकिन तुम इस BTR को ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ हूँ ऑलरेडी, तुम्हें कुछ काम करना नहीं होगा, तुम किताब लेके वहीं पढ़ के तैयारी करना। मतलब वहीं जाकर के फैक्ट्री में, ऑफिस में तुम तैयारी करना, हम रहेंगे, तुम्हें कोई काम नहीं लिया जाएगा, और तुम वहीं पे तैयारी कर लेना। मेरा मानना था कि अगर हमको कुछ बनना है तो वो 2 काम हो नहीं पाते हैं। तो मैंने उसके लिए मना किया कि नहीं, मैं नहीं चाह रहा हूँ। उसी समय हम लोग शांतिकुंज हरिद्वार पहुँचे। तो वहाँ पर जो है माताजी, वंदनी माताजी, जो गुरु जी की सहधर्मी धर्म पत्नी है, उनसे मुलाकात हुई। तो पिताजी ने बात छेड़ दी कि ये तो जो है माताजी, ये डॉक्टर बनना चाहता है और परीक्षा कठिन होती है, समझाइए उसको। तो माताजी ने बोला कि बेटा कठिन होता है डॉक्टर बनना, मालूम है? हमने कहा मालूम है, कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमने कर लेंगे। बोले स्वावलंबी बनना पड़ेगा। अब स्वावलंबी बनना, हमने कहा हाँ बन जाएंगे। मतलब हाँ यहाँ मिला दी मैंने। और चांस की बात है, वो 10-15 दिन का सत्र था, हम लोगों ने अटेंड किया था। उसमें अस्वाद भोजन भी कराते थे, मतलब बिना स्वाद का, बिना नमक का, बिना चीनी का भोजन भी करना होता। तो हमने वो 10-15 दिन का सत्र भी किया था उस समय पिताजी के साथ में। उसके 2 दिन बाद हम वापस आए, तो ये तो माताजी गुरु जी का आशीर्वाद था कि आते ही नेक्स्ट डे गायत्री परिवार से जुड़े हुए एक सज्जन थे जो हमारे पास में रहते थे, वो घर में आ गए। बोले कि हमारे जो हैं, मतलब उनके बच्चे थे, वो हमसे थोड़ा सा जूनियर थे। बोले यार उमेश, ट्यूशन पढ़ा दोगे इनको? ट्यूशन के लिए ऑफर आ गया, बताइए। मतलब उन्होंने स्वावलंबन की बात की, और घर पे वापस आते ही मेरे पास में ट्यूशन का ऑफर आ गया। मैंने बिल्कुल पढ़ा देंगे। तो वो हाई स्कूल में शायद थे, मैं इंटर में ही था मैं, तो उनको फिर मैंने ट्यूशन शुरू कर दी। इस तरह से मेरा स्वावलंबन शुरू हो गया। फिर हाँ, फिर हमारा जो है इधर मैंने फिर क्या हुआ, चूंकि उस समय BSc का भी क्रेज था, कि सबका था भी BSc हो जाए, ग्रेजुएट हो जाओ। तो मैंने BSc भी सबसे अच्छा मानते डिग्री कॉलेज। तो मैंने कहा लकली मेरे लिए जो है, जो सबसे नियरेस्ट जो था हमारा स्कूलिंग का स्टेशन को, जब शास्त्री नगर में रहते तो पांडव नगर बिल्कुल लगा हुआ था, और सबसे अच्छा मानते थे, तो हमको स्कूलिंग वहाँ हो गई। रामकृष्ण मिशन भी कह सकते हैं, गुमटी के पास रामकृष्ण नगर में पास में था, तो हम तो पैदल ही जाते शुरू में। बाद में आई थिंक 9th-10th में शायद साइकिल मिली थी। तो बाकी तो पूरे 5 साल पैदल गए हम, शास्त्री नगर से गुमटी वहाँ तक। तो वहाँ हो गई। BNSD सबसे अच्छा माना जाता है। रहा होगा आपके घर से? वहाँ से रहा होगा 4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर रहा होगा, 4 किलोमीटर रहा होगा। बच्चों को आजकल के समझना पड़ेगा ना, 4 किलोमीटर पैदल आया जाए जा सकता है। जी। तो फिर हमको डिग्री में भी हमारा PPN में सिलेक्शन हो गया। तो इस दौरान हमको कुछ 1-2 ट्यूशन के ऑफर और मिल गए मेरे को। अब खास बात ये थी कि हमको जो एक और ट्यूशन का ऑफर मिला, बना हमको CBSE बोर्ड का। अब मेरी तो मैथ जो है हाई स्कूल तक पढ़ी, मैंने मैथ पढ़ी, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था। अब मैथ अपनी तो खैर हमने पढ़ी हुई थी यूपी बोर्ड की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। CBSE बोर्ड को मैथ पढ़ाना कुछ अलग, सिलेबस अलग होता है, तो मुझको बाकायदा पढ़ के जाना पड़ता था पढ़ाने के लिए। तो मैंने वो भी किया कि मैंने हाई स्कूल की मैथ पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता था, और कई बार मैं अटक भी जाता था, पता ना कहीं फंस गए आप।
तो वही कहते हैं हर जगह ईश्वर साथ देता है आपका। तो वो कुछ ऐसा हो जाता था कि मालूम पड़ा। आज जितना पॉजिटिव होकर आप ये शेयर कर रहे हैं, जी, तो जी। उस समय भी जब आपको वो पढ़ना था और फिर पढ़ाना था, हाँ। तो इतने ही पॉजिटिव होते थे, नहीं हम तो परेशान होते थे? नहीं हम कभी, मैं मेरी जिंदगी करा, मैं हमेशा मस्त रहा हूँ। मैंने ना ऑलराउंडर और मैंने हर एक्टिविटी एंजॉय की है। मुझे कभी लाइफ में कोई रिग्रेट इस बात का नहीं कि मैंने ये काम नहीं किया। बदमाशी भी की, शैतानी भी की, समाज सेवा भी की, सब कुछ किया, खेल कूद सब कुछ किया। मैं बच गई, इसलिए बच गई कि मेरे बच्चे भी इतने अच्छे थे। सर ऐसा कर लें क्या? तो मेरे फंसने पे सर ऐसा कर ले क्या, तो रास्ता वहां से निकल आता था। तो मैं भी तुरंत विकल्प तो छोड़े नहीं थे ज्यादा। तो मुझको भी जो है वो, क्योंकि मैं भी शार्प था, ब्रेन तो था मेरा आंसर वाला, तो उनकी हिंट से मैं पकड़ लेता था। तो उन्होंने हिंट की, मैं पकड़ के उसको सॉल्व कर लेता था। वो इनकम हो गई जिसमें फैमिली ने, पेरेंट्स ने या कभी आपकी वाइफ ने आपको कुछ करने को मना किया हो और आपकी वो करने की इच्छा हो, ऐसा कुछ एपिसोड रहा क्या लाइफ में कोई, कि मैं ये करना चाहता हूँ बट परिवार मुझे वहाँ जाने के लिए रोक रहा है? नहीं ऐसा तो खैर कुछ नहीं हुआ है। अब जैसे कि इसी में बता रहा हूँ, डॉक्टर बनने वाली इच्छा भी थी। उसमें भी जब ये प्रॉब्लम चल रही थी कि मैं मेडिकल में करूँ या ना करूँ, तो उस दौरान भी मेरी सिस्टर से मैंने पौवा लगाया था, मम्मी से पौवा लगाया पिताजी को। तो मेरी सिस्टर ने, मेरी बड़ी सिस्टर सुधा पालीवाल जो सबसे बड़ी हैं, उन्होंने और मेरी मदर ने सपोर्ट किया और पिताजी को समझाया, वो तुरंत मान भी गए। हाँ, लेकिन मम्मी और बहन का सोर्स लगाना सब सोर्स लगाना पड़ा मेरे को। मतलब वहाँ भी आपने अपनी जुगाड़ थेरेपी जुआ, हाँ बिल्कुल लगाई मैंने। कितना अच्छा रहता है अगर पॉजिटिव रहते हैं तो सारे काम ऐसे स्मूथली होते चले जाते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। तो डॉक्टर उमेश पालीवाल एक समाज सेवी शुरू से ही थे, पर वो जज्बा बना कैसे रहा? मतलब वो कंटिन्यूटी, और आप जितना कुछ कर रहे हैं आज, मैं जितना देख पा रही हूँ, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है, ये स्पार्क कहाँ से मिलता है आपको? अब कह सकते हैं हर व्यक्ति की प्रवृत्ति भी होती है ना, होता ना, एक नेचर होता है जो कि संस्कारों से मिलता है या प्रारब्ध जिसे बोलते हैं हम लोग, उससे मिलता है। तो शुरू से रहा, मुझको उसमें मज़ा भी आता रहा। बेसिकली होता ना, जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे आप कर नहीं सकते हैं। किसी के कहने से या धक्का देने से कुछ होता नहीं है। तो मैं उसमें आनंद भी आता था मेरे को, मैं एंजॉयमेंट भी करता था। तो उसको जितना मैं समझती हूँ, संस्कार हमारे कर्मों की वजह से बनते हैं। जी। और कर्म हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से होते हैं। जी। तो वो हर मानव में वो है उपलब्धि, पर आप ही उसको यूज कर पाए। जी। तो मैं आपका वो वाला मोटिवेशन जानना चाहती हूँ जो हर समय आपको एक एनर्जी देता रहता है कि उमेश तुम्हें ये काम करना है। वो कहाँ से मिलता है? वो आप सेल्फ क्रिएट करते हैं कुछ, आप ऐसा कुछ क्रिया करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, या आपके पेरेंट्स हैं या घर पे कोई ऐसा है जिससे आप प्रभावित होकर के? क्योंकि मुझे लगता है जैसे मोबाइल हम यूज़ करते हैं और उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम उसे चार्जिंग पे लगाते हैं, इस तरह से रोज़ खुद को रिचार्ज करने के लिए भी कुछ करना ही होता है। आप रिचार्ज कैसे करते हैं? हाँ, अगर मैं बचपन से बात करूँ तो आपने बिल्कुल सही बात की है। कुछ तो अंदर था भी, लेकिन कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर भी थे जो हमको मोटिवेट भी करते थे। जी। जैसे बचपन में बताऊँ, मैं मेरी मोहल्ले में मेरी जो एक मम्मी के बारे में और बताऊँ, मैं मेरी मम्मी जो है बाकायदा जबकि कक्षा 5 तक पढ़ी थी वो, उनके घर में मौलवी साहब पढ़ाने आते थे। मतलब अच्छे घर की थी तो मौलवी साहब, स्कूल नहीं गई, मौलवी साहब घर में पढ़ाने आते थे। और 5th तक पढ़ी, इतनी अच्छी संस्कृत में पढ़ लेती थी वो। हमन वगैरह करलाने को उनको काफ़ी जो है मंत्र याद थे उनको। इवन गायत्री परिवार की तरफ से उनको कानपुर की कार्यवाहिका, नगर कार्यवाहिका का भी उनको पदवी मिली थी कि महिला कार्यवाहक होते हैं ना, महिला कार्यवाहिका का भी उनको दायित्व मिला हुआ था। तो उनसे भी काफ़ी हम लोग, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव थी वो, तो काफ़ी हमको बचपन से ही थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट देती थी, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो हमसे हमेशा मोटिवेट करती थी। एक और जो सबसे बड़ी घटना कह सकते हैं, क्योंकि जैसा बताया मैंने कि गांव में हम लोगों की खेती बाड़ी थी, मकान भी थे, 4 मकान थे गांव में, खेती बाड़ी भी अच्छी खासी थी। मतलब जो गांव के, हमारा बड़ा गांव भी था, जो कुलीन परिवार कह सकते पुराना था। लेकिन कुछ हर घर में कुछ डिस्प्यूट भी होते, प्रॉब्लम्स भी होती। तो हमारे कुछ चाचा जी से कुछ किसी बात को लेकर के, चीज़ों को लेन देन को लेकर के कुछ चीज़ें ला रही होंगी गाँव से वो। तो वो चूँकि हमारी जो दादी काफ़ी सपोर्टिव थी, हमारी दादी जो हैं गाँव से अपना गेहूँ चावल आ जाते थे, इवन अचार वगैरह, दालें वगैरह, मसाले साले भी कई बार भेज देती थी। लेकिन हमारे चाचा जी से एक बार मम्मी की इस मामले में बहस हुई, कुछ ले जा रही हो तो उन्होंने रोक दिया कि नहीं आप मत ले जाइए इस चीज़ को। उस चक्कर में मैं भी थोड़ा सा उनसे बहस कर ली मेरे चाचा जी से। मैंने ऐसा कुछ कहा, मेरा भी था क्या यहाँ पे घर में, ऐसा मेरे मुंह से निकल गया था। तो मेरे चाचा जी ने फिर हमको ढंग से सुनाया कि आओ तुमको दिखा दो तुम्हारा हक क्या है। तो उसके बाद जब हम लोग कानपुर आए तो मेरी मम्मी ने बोला, बेटा तुम ज़िंदगी में अपने लिए, मतलब मैं सोचता है मैं कुछ गाँव से कुछ मिल जाएगा, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है।
ये बचपन में आई थिंक मैं रहा हूँगा, आई थिंक 9th-10th में ही रहा हूँगा मैं। तो ये घटना मोटिवेशन माता जी रही हाँ, हैं, माता जी रही, जिन्होंने बचपन से ही आपको एक पॉजिटिव वाइब्स में रखा। बहुत बहुत सुंदर बात है। तो एक और प्रश्न है। पिताजी से मुझको मेहनत करना सीखा मैंने, मतलब जो है कैसे मेहमानों का आदर करें और कैसे मेहनत करें और कैसे डाउन टू अर्थ रहें। बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में, चूँकि वो काफ़ी काम करते थे गायत्री परिवार में, लेकिन कभी उन्होंने कोई पद नहीं लिया उन्होंने। मतलब वो होता है ना कि ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ता का काम इतना सीनियर होते हुए भी लोग इतने कहते हम तो फाउंडर थे संस्था के, तो मुझको ये काम मिलना चाहिए, पद मिलना चाहिए। उन्होंने कभी पद की चाह नहीं की, उन्होंने एज ए ग्राउंड वर्कर काम किया उन्होंने। तो वो जो गुण है ग्राउंड वर्कर, बिना चाहत के और कड़ी मेहनत, और कैसे आगंतुकों मेहमानों कैसे सेवा की जाए, मतलब पैसे नहीं है फिर भी कैसे उनकी आवभगत की जाए, ये 2-3 गुण मेरे को उनसे मिले। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर उमेश पालीवाल जैसा कि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, पर ये आरोह जैसी जगह का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और इतनी खूबसूरती से आपने इसको मेंटेन रखा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई आइडिया आना और उसका उतने ही मेंटेनेंस करना, दोनों में ही बहुत फ़र्क है। मुझे लगता है मेंटेनेंस ज़्यादा कठिन है। तो डॉक्टर उमेश पालीवाल कैसे संभालते हैं? अच्छा, मैं अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट छूट रहा है, मैं अभी उसको भी ऐड कर दूं। वो भी टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं था हमारे लिए, कि मैं तो मेडिकल कॉलेज मेरा हो गया था, मैंने MBBS भी वहाँ से कर लिया। जब मेरे 1 साल की इंटर्नशिप होती है, उसी दौरान मेरा जो है इंगेजमेंट जो है डॉक्टर मृदुला पालीवाल जी से मेरा इंगेजमेंट हो गया मैरिज के लिए। उन्होंने जो है वो PhD कर रही थी उस समय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में, दिल्ली में, और वो इंडिया का पहला बैच था उस ब्रांच का, जो कि नई नई ब्रांच उस समय आई हुई थी। ये मैं बात करूँ 1991 की। तो जब इंगेजमेंट हो गई तो उस समय जो है मैं तैयारी कर रहा था PGME के लिए, जो कि उस समय 1 साल पहले MD MS के लिए जो है जो आपको सीट मिलती थी वो पहले आपकी मेरिट से मिलती थी, जो आपके मार्क्स आएंगे MBBS में उसके साथ मिलती थी। लेकिन ठीक 1 साल पहले वो नियम बन गया था कि आपको कंपटीशन देना पड़ेगा दोबारा। जैसे CPMT होता है MBBS के लिए, तो MD MS के लिए दोबारा आपको फिर कंपटीशन देना पड़ेगा, वो चालू हो गया था। तो उसमें मेरा जो है लकीली सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरी इच्छा शुरू से सर्जन बनने की थी। तो मेरा हाथ भी काफ़ी सॉफ्ट था। तो लोगों मैंने ऐसे लोग हाथ देख लेते हैं ना, कि तुम्हारा हाथ बहुत सॉफ्ट है और तुम्हारी वो जो है हाथों की रेखाएं देख करके बोला तुम्हारी सर्जन बनने की संभावना है। तो मेरी इच्छा भी रहती थी सर्जरी में। तो मैंने जो अपनी फर्स्ट चॉइस भरी थी अपने अकाउंट्स, उसके लिए मैंने सर्जरी भरी थी वो। तो लकीली मुझको सर्जरी मिल भी गई पहले फर्स्ट चांस में ही। तो इन द मीन टाइम जो है एंगेजमेंट हो गई। तो ये मैं सर्जन बन जाऊंगा, ये जो इनकी लाइन लैब वाली है, अगर गवर्नमेंट जॉब करेंगी तो सर्जन की जो लाइफ होती है वो बेसिकली कैसी होती है, सर्जन सुबह जल्दी उठता है, सुबह खाली पेट सर्जरी होती है, वो सर्जरी करता है, फिर वो दोपहर में फ्री होता है, फिर शाम को फिर बैठ जाता है OPD करने के लिए। तो मुझको लगा कि हम लोगों की ज़िंदगी तो मतलब वो मैं सुबह निकल जाऊँगा, दोपहर में मैं फ्री होऊंगा, उसमें डॉक्टर मृदुला किसी ऑफिस में किसी लैब में जॉब कर रही होंगी, फिर मैं आऊँगा, फिर डॉक्टर मृदुला नहीं होंगी, फिर हम लोग तो मतलब थोड़ा सा फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। ऐसे मेरे कुछ ख्याल आए। इन द मीन टाइम मैंने अपने कुछ सीनियर से इस मामले में बात की, तो उन्होंने सलाह दी कि तुमको जो है ये तो बहुत अच्छी ब्रांच है, तुम क्यों नहीं करते हो कि जो पैथोलॉजी है इमर्जिंग ब्रांच, फ्यूचर इसका बहुत अच्छा होने वाला है, तो तुम अपनी पैथोलॉजी ले लो, तो तुम लोग ब्रांच मैच कर जाएगी। तो वो फिर मेरे बात जच गई, तो मैंने फिर जो काउंसलिंग हुई मैंने अपनी ब्रांच चेंज कर लिया। और यहाँ पे मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि कितनी ही बार लाइफ में होता है कि हम किसी दोराहे पे खड़े होते हैं कि हम इस रास्ते पर जाएं या इस रास्ते पर। तो अगर आपके अंदर वो सजगता है कि आप दूरदर्शी हो और आगे तक आप देख सकते हो, तो कितनी ही आसानी से हम वो निर्णय ले सकते हैं जो हमें भविष्य में भी लाभकारी ही होगा। तो मुझे लगता है उसके लिए एक बिल्कुल पॉजिटिव दिमाग और बिल्कुल फ्री वाला, जहाँ पर हमें कोई बंधन ना हो अपने निर्णय लेने में, तो वो आज हम सबके सामने एक बेस्ट उदाहरण की तरह, बहुत बढ़िया बात है। तो इस तरह से डॉक्टर उमेश पालीवाल जी पैथोलॉजी के एरिया में आए और फैमिली को भी प्रायोरिटी में फैमिली रखा, बाद में खुद को रखा, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। आगे मैं फोर्स ही कर रहा था, कंपटीशन बढ़ेगा तो एक प्राइस मैटर करता है कि मैं वही टेस्ट महंगे दे पाऊंगा,
तो हमको कंपटीशन में कुछ हमें प्रॉब्लम आएगी। मेडिकल लाइन में जूझे और उलझे हुए उमेश जी को मैंने एक गीता का समागम कराते भी देखा। जी जी तो जी। ये मेडिकल और वो गीता, और गीता को इतना प्रमोट करना कि एक बड़े स्तर पर, क्योंकि जितना मेरा जीवन कानपुर में कटा है, मैंने कहीं भी गीता का इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा। तो ये विचार आपको कहाँ से? हाँ, नहीं, गीता का विचार इसलिए आया, जैसे मैंने बताया घर में पूरा माहौल हमारे आध्यात्मिक था। मैं भी शुरू से बचपन से गायत्री मंत्र का जाप करता था, 9 दुर्गों में व्रत रहता था। कभी एक माला गायत्री की, कभी 2 मंत्र ही पढ़ लिए, जैसा समय मिला। मतलब ऐसा मैं कुछ पर्टिकुलर नहीं था कि नहीं मुझको कुछ भी हो जाए एक माला करनी है। समय मिला तो 2 माला भी कर ली, नहीं मिला तो 1 मंत्र 2 मंत्र से काम चला लिया। तो एज पर टाइम एडजस्टमेंट, प्लस जो फेजेस होती है, मान लिया आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देना है, तो उसमें तो माला नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लाइफ हमारी हमेशा फ्लेक्सिबल रही, मैं कभी रिजिड नहीं रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी रखी है और सोच अच्छी रखी है। तो वो विचार हमेशा लगे और पढ़ता रहा हमेशा। क्योंकि अखंड ज्योत आतिथ गुरु जी की वो भी पढ़ता था, युग निर्माण योजना पत्रिका थी वो भी पढ़ता था मैं। बीच बीच में मैं जैसा बीच में जाके शांत कुंज हरिद्वार भी मैंने कई बार गया। मैं एक जो मेरा फर्स्ट इंटर के बाद जब सिलेक्शन हो गया था, तो फिर मैं मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन जब हमारा 1 साल हो गया ना, तो हमारी 2 बजे छुट्टी होती थी। तो उस दौरान मैंने 1 महीने के लिए मैं सत्र भी कराया शांत कुंज हरिद्वार में। तो वो एक माहौल कह सकते हैं, जो परिवेश था वो आध्यात्मिक सोशल था। तो वो चीज़ें कब क्या जाती मालूम नहीं पड़ता है। तो गीता तो अपने आप में जो है एक बड़ी चीज़ है। और अगर आप गीता की बात कह रही हैं तो उसके पहले की भी बात है कि हम लोग पालीवाल प्रकाशन के नाम से वेदों पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा। 12 साल से हम लोग 3 लोग हमारे पास में हैं इस समय, टीम है, जिसमें कि एक तो दैनिक जागरण से जो है VRS ले करके हमारे जो हमारे मोहल्ले में रहते थे स्वामी शरण जी, तो वो हमारे टच में थे। उनकी इच्छा थी, उन्होंने काफ़ी कुछ, उन्होंने वेदों का अध्ययन, वेद पुराणों का अध्ययन, गायत्री परिवार का साहित्य मेरे घर में रहता था। मेरे पिताजी उसके ट्रेजरार थे और साहित्य का जो केंद्र होता ना हमारे यहाँ रहता था वो। तो वो आकर के किताबें पढ़ते थे, घर ले जाते थे वो, तो एक्सचेंज में किताबें लेके पढ़ा करते थे वो। तो इस तरह से वो शुरू से माहौल रहा। मैंने एक बात अच्छा और छूट रही है, आपने कहा कहाँ से क्या क्या मोटिवेशन मिला। तो मेरे मदर फादर के अलावा या बहनों के अलावा मुझको और भी जो समाज से मोटिवेशन बचपन से मिला है। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया, स्वामी शरण जी जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति थे, वो सारा अध्ययन करते थे गायत्री परिवार साहित्य का, घर से लेकर के। साथ में मोहल्ले के लोग भी, वो भी हमें काफ़ी मोटिवेट करते थे। उनको भी लगता था कि ये हम कुछ अलग हैं। तो हमेशा कहे तुम अलग हो, तुम मतलब ये भीड़ से अलग हो, तुम क्या करोगे तुम सोचो। मतलब उस समय हमें छोटा तब से कहते थे वो। इवन जो हमारे मोहल्ले के 1-2 लोग थे, जो एक क्रिश्चियन फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली थी वो। मुझको जब मैं खेलता था गुल्ली डंडा या कंचे वंचे सब चलते थे वहाँ पे, सब खेलते थे बच्चे, तो मुझको डांटती थी, तुम भी इनके संग खेल रहे हो। मतलब अब मैं छोटे में, मैं जब कक्षा 6-7 का पढ़ने वाला, और वो कोई लेडी मुझको मोहल्ले कह रही कि तुम भी इनके संग खेल रहे हो। हमें तो कुछ मतलब नहीं क्या अंतर होता है लोगों में। लेकिन उनकी इमेज थी कि ये परिवार था, आध्यात्मिक संस्कारित परिवार है, उम्मीदें लगा रखी। तो बचपन से लगता था, अब लग रहा है कि उनको उम्मीदें थी, तभी ऐसा कहते तुम भी कैसे खेल लो, मतलब कुछ अलग है। तो ऐसा कुछ धीरे धीरे जो भी माहौल था हमारे परिवेश में, कुछ हमको हमेशा याद दिलाता है तुम अलग हो। तो वो कह सकते हैं धीरे धीरे चीजें शुरू से थी। ऑडियंस में से अगर कोई प्रश्न, जी प्लीज, आप एक पीछे आदित्य जी कुछ पूछना चाहते हैं। आरोहम वाली बात हो रही थी। अच्छा हाँ आदित्य जी। डॉक्टर साहब, मैं अभी तक आपको जितना सुन रहा था, जी उमेश पालीवाल से डॉक्टर उमेश पालीवाल, जी, और डॉक्टर उमेश पालीवाल से गीता और वेद की बात। लेकिन ये डॉक्टर उमेश पालीवाल, चूंकि मैं रंगमंच से आता हूँ, बेसिकली थिएटर से आता हूँ, तो मैं डॉक्टर उमेश पालीवाल को जानता राजा के संयोजक के रूप में भी जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका रंगमंच में रुझान किस तरीके से बन गया? देखिए, जैसा मैंने बताया कि मैं बड़ा नेचुरल व्यक्ति का प्रवृत्ति हूँ, मैं मतलब किसी चीज़ से बंधा नहीं हूँ। सब कलाओं में, सब में मुझे एंजॉय कर, जो भी एक्टिविटी होती है मैं उसमें एंजॉय करता हूँ, ठीक है ना। मैं किसी से टाइप्ड नहीं हूँ शुरू से। तो जो मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने अपनी कंपनी में अच्छा ग्रोथ किया, मेरी लगातार अच्छी ग्रोथ हुई। तो एक जो होती है ना कि आपकी एक फिजिकल ग्रोथ होती है, तो मेरी लगातार फिजिकल ग्रोथ हो रही थी, समाज में एक सम्मान नाम भी हो रहा था। फिर मेरी, चूँकि मैं थोड़ा सा अपने जो कहते हैं ना कि हमारी जो लाइफ होनी चाहिए, जो हमारा सनातन धर्म में कहते हैं कि 4 फेजेस होती हैं, कि पहले आप जो है ब्रह्मचर्य की 25 साल की होती है, फिर आप जो है कहते हैं परिवार वाले में आ जाते हैं, ठीक है ना, गृहस्थ हो जाते हैं, फिर आप वानप्रस्थ हो जाते हैं, फिर आप सन्यासी हो जाते हैं। तो मैं उससे भी कुछ प्रेरित था। तो मुझको लगा कि नहीं, आफ्टर 50
हमें भी वो चीज़ों को पालन करना चाहिए, क्योंकि बड़ी अच्छी फिलॉसफी उसकी है। तो मैं लगातार शुरू से ही, जैसे मेरा रुझान था, मैं अपने प्रोफेशन के साथ में शुरू से जुड़ा रहा, लेकिन मुझको लगा कि 50 के बाद मुझको इस मामले में विशेष ध्यान रखना है। तो आफ्टर 50 मैंने उन चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से करना शुरू किया। मतलब आपने एज बता दी तो मेरा ध्यान चला गया कि आप आफ्टर 50 वाले हैं। मतलब हाँ, मैं 57 ईयर्स ओल्ड हूँ। और गौरव से मैं बोल सकती हूँ कि मैं एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति से बात कर रही हूँ कि हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ योगदान रहा है। जी। तो यहाँ तक इतना कुछ करने के बाद अभी भी कोई ड्रीम बाकी है जो आपको पूरा करना है? नहीं, मेरा ड्रीम सिर्फ इतना है कि मैं कितना समाज काम आ सकूं। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। मतलब कोई अपना स्पेसिफिक एम नहीं है। मेरा एक प्रोफेशनल एम था कि मैं यूपी के लार्जेस्ट लैब बनाऊं, वो मुझको 17 ईयर्स हो गए हैं, वो मेरा अचीव हो गया। तो जो फिजिकल ग्रोथ का जो होता ना, चाहत होती मेरी पूरी हो गई है। प्लस ईयरली मेरी ग्रोथ मिल रही है। अभी तक की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं इतना सोशल भी हूँ, ईश्वरी कृपा ही कहेंगे कि मेरा अभी तक कोई डाउनफॉल नहीं हुआ है। मैं लगातार ग्रो कर रहा हूँ और जो यूपी के लार्जेस्ट लैब का जो टैग है वो भी बरकरार है। खास बात यह है कि मुझको पिछले 6 साल से हम लोग CSR कंपनी में आ गए हम लोग, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो होता है ना, क्राइटेरियाज होते हैं कि आइदर आपका 1000 करोड़ का टर्नओवर हो या 500 करोड़ की वर्थ हो, अथवा आपका लगातार 3 साल 5 करोड़ से ज़्यादा की आपका नेट प्रॉफिट हो। वो हमने 6-7 साल पहले अचीव कर लिया था। तो उसके तहत हम लोग जो है CSR भी करते हैं। और हम लोग एक संस्था एकल विद्यालय, जिसके 1 लाख विद्यालय चलते हैं, वो उससे भी मेरा 10 साल पहले जुड़ा हो गया था। श्याम जी जो हमारे RSS के प्रचारक हैं, उसमें भी गणेश तिवारी जी कहीं पहली मीटिंग हुई थी उनके यहाँ पे शिवाजी नगर में, वहाँ से मैं संपर्क में आया। तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी। स्वामी विवेकानंद को कोट किया उन्होंने कि विवेकानंद जी का एक कोट था कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं तो स्कूलों को बच्चों के पास जाना होगा। बहुत बढ़िया। तो उनके कोटेशन से, उनकी बातों से मैं प्रभावित होकर एकल मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो हम लोग जो सारा CSR का फंड हम लोग एकल विद्यालय को दे रहे थे वो। फिर मैंने उसकी यात्रा में मुझको उसमें भी काफ़ी कुछ जिम्मेदारी मिल गई मुझको। जो है पहले मैं भाग बुंदेलखंड बोलते हैं, उसका मैं रिप्रेजेंट वो था, पदाधिकारी था। उसके बाद मुझको उन्होंने केंद्रीय टोली में ले लिया, केंद्रीय प्रतिनिधि बना दिया। तो मैं फिर जो है ऑल इंडिया लेवल की मीटिंगों में जाने लगा एकल वाली में। फिर मुझको उन्होंने जो है दक्षिण उत्तर प्रदेश नया संभाग बना, जिसमें कानपुर, बुंदेलखंड और जो इलाहाबाद के, जो प्रयाग के जो कई डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसका मुझको अध्यक्ष बना दिया उन्होंने। तो इस तरह मैं वहाँ से जुड़ा रहा। देन इसी हॉल में श्याम जी का प्रवास हुआ था। तो उस समय उनको लगा कि मेरी प्रतिभा और ज़्यादा है और मेरी प्रतिभा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उन्होंने ऑफ़र किया कि हमारी जो है आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नाम से जो है एकल के वो चलते हैं, गांव में प्रकल्प चलते हैं, जिसमें कि वो एकल स्कूल को अडॉप्ट करते हैं आरोग्य सेविका के नाम से। उसकी आज मीटिंग भी चल रही है। अच्छा। तो उसमें आरोग्य सेविकाएं हर गांव में, जैसे आशा बहुएं होती हैं, ऐसे आरोग्य सेविकाएं गांव में जा करके गांव वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं, उनकी स्क्रीनिंग करती हैं, उनको वैक्सीनेशन पे ध्यान रखती हैं, जो प्रेगनेंसी होती है उसमें कैसे क्या रहें, और एनीमिया कंट्रोल, हाइजीन के लिए एजुकेट करना, और कैसे प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में डाइट क्या लें, और प्लस कुछ हल्की फुल्की बीमारियों के का भी थोड़ा सा उनको ज्ञान दिया जाता है। खासकर जो है होम रेमेडीज़ जो होती है ना, आयुर्वेदिक दवाओं का, वो दिया जाता है। तो उसका काम होता है आरोग्य फाउंडेशन में। उसका मुझको उन्होंने फिर ऑल इंडिया का उपाध्यक्ष बना दिया। फिर मुझको ऐसा छोड़ा नहीं। हाँ, उसका फेज आया। फिर मुझको ऑल इंडिया लेवल पे अध्यक्ष बना दिया उन्होंने मेरे को। उसके बाद आज मैं उसमें जो ट्रस्ट बोर्ड है, मेन जो उसको पूरे आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो कंट्रोल करता है, उसका मुझको ट्रस्टी इंचार्ज बना दिया। कि ट्रस्ट में ऐसे लोग हैं मैक्सिमम जो लोग की बहुत एक्टिव नहीं है, एक रेपुटेड लोग होते हैं। तो मुझको लगा कि काफ़ी डायनेमिक है, वर्किंग उसमें है। तो उन्होंने मेरे को ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से ट्रस्टी बना दिया, प्लस ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से जो बाकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ट्रस्ट बोर्ड में और बाकी को हमको एज ए ट्रस्ट बोर्ड इंचार्ज बना दिया। कि इतने सारे काम के साथ आपके चेहरे पे जो एक स्माइल है, जी। जो जोश है, जो अभी भी है, वो हम सबके लिए बहुत ही सीखने की चीज़ है। तो मैं इस 50+ नौजवान से एक आखिरी चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आज के हमारे यंगस्टर्स जो कि सिर्फ पढ़ाई को लेकर के या पैसे कैसे कमाएंगे उसको लेकर के बहुत परेशान है, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं इस चीज़ से परेशान होकर। उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहे, 1 लाइन 2 लाइन में, जो कि उन तक पहुंच सके? हाँ, मैं संदेश मेरे सिर्फ ये कि हमारा शुरू से मानना रहा है, मेरा डॉक्टर मुदला दोनों का, कि मनी इज बाय डिफॉल्ट। पैसे के पीछे भागेंगे, लक्ष्मी जी बहुत दूर भाग जाएंगे आपसे। तो कभी पैसे के पीछे मत भागिए, अपनी ड्यूटीज, अपना कर्म पूरा करिए और शिद्दत से करिए, पूरी मनोयोग से करिए। उसके बाद पैसा तो अपने आप आता है। क्या बात है, बहुत
बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए और इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इससे ज़रूर प्रभावित होंगे और कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे। जी। थैंक यू सो मच।